गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखो, लास्ट में हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन देखा था। इसके पहले देखा गया था एडिशन ऑफ HCl HBr टू एल्कीन, ठीक है। और उसके बाद देखा गया था कि हाइड्रोजन का भी एडिशन हम लोग कराते हैं एल्कीन में इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। क्या बनता है? तो वीक डाई हैलाइड बनता है, यानी कि 1 और 2 पोजीशन पे, कंसेक्यूटिव 1 एंड 2 पोजीशन पे अगर हमें दोनों पे ही हाइड्रोजन को लगाना हो तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग इन सारे रिएक्शनों को कन्वर्जन के उसमें, ठीक है। तो ये हो गया था, ये आपका इस केस में एक कॉम्प्लेक्स कैटायन बनता था इंटरमीडिएट, ये सब डिस्कशन हो गया था, ठीक है। और ये विक डाई ब्रोमाइड। तो आप लोग जितने भी रिएक्शन है इनकी प्रैक्टिस करो, रफ पे कैसे रिएक्शन हो रहे हैं, इसके रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, उसको लेके प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आप देखते ही बता पाओगे कि हाँ इसका मेन प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ठीक है। तो कुछ गिने चुने ही ऐसे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि ढेर सारे रिएक्शन हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। तो अगर टाइप के बारे में आप समझ जाते हो तो प्रैक्टिस कर सकते हो आसानी से, और बहुत ही ईजिली आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हो गया था हम लोगों का। इसमें देखो, इन दिस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स कैटायन इज इंटरमीडिएट हो गया था। दिस मेथड इज यूज फॉर टेस्टिंग अनसैचुरेशन इन आइन इन द लैब। कहने मतलब ये सबसे अच्छा मेथड ये जो था। ब्रोमीन जो होता है वो लगभग रेडिश ब्राउन कलर का होता है, एक लिक्विड है आपका, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई एल्कीन रहेगा, अगर एल्कीन की हमें टेस्टिंग करनी हो कि इसमें एल्कीन है या एल्काइन है, मतलब अनसैचुरेशन हो, कहीं भी अनसैचुरेशन अगर है तो उसकी टेस्टिंग हम कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, बस ज़्यादा नहीं, 2-4-10 बूंद उसके डाल देंगे, किसके, ब्रोमीन वाटर के डाल देंगे। तो ब्रोमीन का जो कलर होता है अगर वो ऐड हो गया, अगर वो ऐड हो गया एल्कीन में, तो ब्रोमीन खत्म हो जाएगा, यानी कि ये कंपाउंड बनेगा जो कलरलेस होगा। और ये पहले कैसा था, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये, ठीक है। तो आसानी से हम टेस्टिंग कर सकते हैं कि जो कंपाउंड हमें दिया गया है उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये लैब मेथड है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो याद रखना इस बात को। ये किसके एग्जाम्पल थे, ये एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, और उसमें भी वो कौन से हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। एक अगला मेथड देखो, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको भी हम लोग देख चुके हैं पहले से ही। बेंजीन रिंग में जो भी रिएक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने ढेर सारा डिस्कस किया है ना, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, वो सारी चीज़ें। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है, क्या हम देखने जा रहे हैं, हाइलोजिनेशन देखने जा रहे हैं उसका। तो इसको भी हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं। एराइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन बी easily prepared by electrophilic substitution of arenes in the presence of a Lewis acid। लुइस एसिड समझ गए होगे कि वो AlCl3 हो सकता है, Fe हो सकता है। Fe क्यों लिया गया है, देखो FeCl3X2 वास्तव में होता क्या है कि ये Fe आपका इस X से रिएक्ट करके FeX3 बना लेता है, जो एक लुइस एसिड का काम करता है, वो भी डार्क में। समझ लो बात को। तो कहीं कहीं ऐसा मिल जाए कि ये Fe डार्क दे रखा हो या Fe थर्ड का हो, कोई Fe थर्ड का मतलब कि FeBr3 हो या FeCl3 हो, ठीक है। ये आपका AlCl3, इनमें से कोई भी कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट हो तो ये रिएक्शन आपका क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, ये पोजीशन आपका आर्थो, ये पोजीशन आपका पैरा। हमें पता है कि ये जो CH3 ग्रुप है कैसा है, ये +I ग्रुप है। तो CH3 कैसा है, ये +I ग्रुप है। अगर +I ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉनों को नीचे की तरफ भेजेगा, यानी कि एक्टिवेटर का काम करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन नीचे भेजेगा तो आर्थो पे और पैरा पे क्या होगा, इकट्ठा होंगे, जिससे कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे कनेक्ट होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ भी कनेक्ट हो जाए और यहाँ भी कनेक्ट हो जाए। इसलिए हर बार हम लोग 2 प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, आर्थो का ये प्रोडक्ट रहा और ये हमारा किसका है, ये पैरा का प्रोडक्ट है। क्लियर होगी बात। तो आसानी से आप समझ सकते हो, इन सारे रिएक्शन को हम लोग कर चुके हैं पहले ही। कैसे हुआ, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है हाइलोजिनेशन का, ठीक है। अगर मैकेनिज्म की बात करें एक बार फिर से इसकी, दो बार हम लोग नहीं करने वाले हैं इन सारी चीज़ों का, लेकिन जब मैकेनिज्म पूछा जाएगा तो इन सारी चीज़ों को जरूर दिखाएंगे, डिटेल में दिखाएंगे, ठीक है। हर बार नहीं पूछा, आपको तो बस प्रोडक्ट से मतलब होना चाहिए, लेकिन ये एक प्रोसेसिंग आपको पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ उन सारी चीज़ों को पूछ लिया जाता है। तो इसमें देखो, पहला काम क्या होगा कि FeCl3 है, ये X2 से रिएक्ट करके एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल X+, जो E+ आपका, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। और साथ में क्या बनाएगा, FeCl3 और एक X यहाँ से टूट के जाएगा इसके पास, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस। तो FeCl3X माइनस, जैसे AlCl4- था नहीं, वैसे ही ये भी। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ हमारा, क्या है वो, X+। क्लियर होगी बात।
अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, या ये डबल बॉन्ड इस पे क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। इस तरह से 2 स्टेप का होता था, याद हो तो। और कुछ इस तरह से एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, इस ये वाला, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज मतलब कि ये रेजोनेंस के थ्रू आप देख लो, यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेके ये 1 2 3, ये जो मैंने बना रखा है ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसके, आप समझ सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3। तो ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म दिखा रहे हो तो इन तीनों को दिखा दो कि हाँ ये क्या नाम है, ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और इसका आप चाहो तो रियल हाइब्रिड भी बना के दिखा सकते हो। तो यहाँ तक हो गया पहला केस, ठीक है, कि एडिशन हो रहा है इसका, और एक प्लस चार्ज जो है वो जनरेट हो रहा है, वो सर्कुलेट कर रहा है रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा इंटरमीडिएट, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे देखो डी प्रोटीनेशन होगा अगले स्टेप में, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के उसमें होता है डी प्रोटीनेशन, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। 2 और 2 4 ही इलेक्ट्रॉनों का रोटेशन हो रहा है इसमें, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। तो अगर हाईली अनस्टेबल है तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, एक प्रोटॉन को निकालेगा। तो ये रहा दो कंपाउंड, यहाँ पे X के जस्ट बगल में यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो लगा हुआ था, इसके दोनों ही इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और ये H+ निकल जाएगा यहाँ से, और ये फिर से क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाएगा और H+। तो यही था क्या, ये डी प्रोटीनेशन है, यानी कि प्रोटॉन का निकलना। फिर से ये आपका कंपाउंड कैसे बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। तो आप देख सकते हो पिछले वाले में जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिस्कशन जहाँ पे हुआ है, तो इनका डिटेल में वहाँ पे दिया गया है, तो वही चीज़ है, ठीक है। आर्थो के लिए यहाँ पे दिखाया गया, ऐसे आप पायरा यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप करके फिर उसको अटैक कराते, क्लियर हो रही बात। तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाता, तो फिर यहाँ से आप क्या करते, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन फिर से करते, डी प्रोटीनेशन, तो पायरा वाला प्रोडक्ट भी आ जाता है आपका, समझ में आई बात। तो ये बार बार नहीं देखना है आपको बस क्या देखना है कि हाँ ये प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप है। जैसे ये प्लस आई ग्रुप है तो आप समझ जाओ कि हाँ आर्थो और पायरा के 2 प्रोडक्ट लिखने हैं, काम खत्म, क्लियर होगी बात। और फिर से लास्ट में देखो जो H+ है हमारा, जो H+ यहाँ से डी प्रोटीनेशन में निकला, वो FeCl3x- के पास जाएगा, और वहाँ से क्या करेगा, X को फिर से वापस ले लेगा, जिससे FeCl3 जो हमारा कैटलिस्ट था वो रीजनरेट होगा, और साथ में क्या आएगा, HX आएगा। तो ये पूरा कंप्लीट है, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म आप देख सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, और इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। Artho and para isomer can be easily separated due to large difference in their boiling point, melting point and boiling point में जो है डिफरेंस बहुत ज़्यादा, तो इजीली हम आर्थो और पैरा को अलग अलग भी कर सकते हैं, जो ये बनना है इस केस में, ठीक है। रिएक्शन विथ आयोडीन इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, हमें पता है कि आयोडीन का आयोडीनेशन आसानी से हम करा नहीं पाते हैं, है ना। एल्केन वाला जो देख रहे थे उसमें भी यही होता है। तो रिएक्शन विथ आयोडीन इज़ रिवर्सिबल इन नेचर एंड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 या HiO3, ये इनमें से कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। देखो इसके पीछे वजह ये है कि यहाँ पे इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक और कंपाउंड आएगा, वो क्या होगा आपका HX + HX, क्योंकि यहाँ से ये लास्ट वाला जो स्टेप था नहीं, यहाँ पे देखो ये HX बना। तो अगर हम इस रिएक्शन से आयोडीनेशन कराना चाहें बिल्कुल इसी मेथड से, ब्रोमीनेशन और क्लोरीनेशन तो बहुत इजीली हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं X की जगह पे आयोडीन रख के काम करूं तो आयोडीन क्या करेगा, वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा। उसके पीछे वजह यही है कि HI जो है ये आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये फिर से क्या करेगा, टूट जाता है और उसको रिड्यूस करके वापस बेंजीन में भेज देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक कैटलिस्ट ले लें HNO3 या HiO3 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो वो क्या करेगा, HI को जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है उसको क्या करेगा, वो एलिमिनेट कर देगा, वहाँ से उसको रिएक्ट करके हटा देगा, जिसकी वजह से आसानी से हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। जो बैक जा रहा था वो बैक नहीं जा पाएगा, फिर सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा फिर, ठीक है। टू ऑक्सीडाइज HI फ्रॉम ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो ड्यूरिंग मतलब HI जो बनेगा उसको क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज करके एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा वहाँ से, क्लियर हो रही बात, जिससे बैक साइड में नहीं जाएगा। तो वैसे कराते नहीं है आयोडीनेशन, हम नहीं कराते, ठीक है। तो आयोडीनेशन हम लोग नहीं कराते। अगला जो हमारा है वो फ्लोरो कंपाउंड्स इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अगर हमें फ्लोरीन वाला कंपाउंड बनाना है, बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन लगाना है, तो भी हम इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हमें पता है पहले से, क्या, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है छोड़ेगा नहीं, वो क्या कर जाएगा कुछ पता नहीं, कोई भरोसा नहीं उसका, है ना। तो ये आपका था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हाइलोएरिन्स बनाने का तरीका।
तो देखो बार बार डिस्कशन हुआ है कि हम लोग फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते, आयोडीनेशन नहीं करा सकते, है ना, तमाम प्रॉब्लम रहती है। तो अब उसका सलूशन ये रहा आपके पास। नेक्स्ट जो हमारा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट बन गया, इसीलिए क्योंकि आयोडीनेशन हम आसानी से आयोडीन का जो कंपाउंड है वो बना सकते हैं इससे। बेंजीन के ऊपर चाहे आयोडीन लगाओ, चाहे सिंपली कोई भी एल्काइल आयोडाइड बनाओ, या एल्काइल फ्लोराइड बनाओ, या बेंजीन का कोई फ्लोराइड बनाओ, उन सारी चीज़ों को बनाने के लिए ये जो इनडायरेक्ट मेथड है इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये आपका देखो यहाँ पे हेडिंग है हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। हाइड्रोजन मतलब कि पहले हम कोई एक कंपाउंड बना लेते हैं, जिसे क्लोरीनेशन कराना आसान होता है, पता है ना कि RCl हम आसानी से बना सकते हैं, हम RBr आसानी से बना सकते हैं। तो अगर ये दोनों आसानी से पिछले किसी भी मेथड से बना सकते हो आप, तो पहले बना लो उसे, ठीक है, बना लो, और फिर उसका रिएक्शन करा दो सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन एक सॉल्वेंट। अगर हम सोडियम आयोडाइड से उसका रिएक्शन कराते हैं उस एल्काइल हाइलाइड का, चाहे वो क्लोराइड हो चाहे वो ब्रोमाइड हो, ठीक है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आई को रिप्लेस कर सकते हैं, इस एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं इस आई से। समझ रहे हो बात को। तो ये एक्सचेंज मेथड है, मतलब कि आई जो है एक्स को रिप्लेस कर देता है और एक्स Na के साथ आ जाता है। वेर एक्स इज Cl या Br, वो तो पता ही, पहले आप बना लोगे इसे। ये तो बनाना आसान है, पिछले किसी भी मेथड से आप बना लोगे, RCl बना सकते हो या RBr बना सकते हो, और फिर उसका क्या करो, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो इससे क्या होगा, आपका ये हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएंगे एक दूसरे से। समझ आई बात। और जो बनेगा NaCl बनेगा या NaBr बनेगा, वो आपका प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो जाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन आगे बढ़ पाता है, क्योंकि ये एक्सचेंज करना, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। I माइनस क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा इन कंपेरिजन टू Cl माइनस या Br माइनस। उसको हटाना आसान नहीं होगा इसके लिए, I माइनस के लिए। लेकिन अगर Na इसके साथ जाके कोई ऐसा कंपाउंड बना रहा है जो प्रेसिपिटेट हो जा रहा है या जो सोल्यूशन से अलग हो जा रहा है, समझ पा रहे हो बात को, तो अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल ये रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाता है, और बहुत ही बढ़िया मेथड है ये। इस रिएक्शन का नाम है फ्रैंकलिन-स्टाइन रिएक्शन। तो इस नाम को ध्यान रखना। अब नेम्ड रिएक्शन हमें मिलने शुरू हो गए हैं, ढेर सारे नेम्ड रिएक्शन मिलेंगे, उनमें से एक नेम्ड रिएक्शन ये रहा आपका, ठीक है, जिसे क्या बोल रहे हो, फ्रैंकलिन-स्टाइन रिएक्शन। क्लियर हो गई ना बात। याद रख पाओगे कि आयोडीनेशन हम कैसे करा पाते हैं, फ्रैंकलिन-स्टाइन रिएक्शन का यूज करके हम लोग आयोडीनेशन करा सकते हैं किसी भी एल्काइल हैलाइड का एक्सचेंज करके। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। NaCl NaBr आर प्रेसिपिटेटेड इन ड्राई एसीटोन। तो एल्काइल आयोडाइड का फार्मेशन हो गया। अब एल्काइल फ्लोराइड का अगर हमें फार्मेशन करना हो तो ये रहा आपका एक तरीका। इस तरीके का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन, और इस तरीके का क्या नाम है, स्वार्ट रिएक्शन। देखो क्या होता है इसमें, एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाई हीटिंग ऑफ एन एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मेटालिक फ्लोराइड सच एज AgF, Hg2F2, COF2, एंटीमनी फ्लोराइड या क्यूप्रस फ्लोराइड। अब देख लो ये मेटल के फ्लोराइड हैं, इनमें से आप कोई भी मेटल का फ्लोराइड ले लो एक्सचेंज करने के लिए। समझ लो बात को, यह भी एक्सचेंज रिएक्शन ही है। जैसे ये आपका मेथाइल ब्रोमाइड, हमें क्या बनाना था, मेथाइल फ्लोराइड बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इसका सिल्वर फ्लोराइड से इसका रिएक्शन करा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सिल्वर Ag इस Br के साथ प्रेसिपिटेट हो जाएगा, AgBr के रूप में ये प्रेसिपिटेट बना लेगा। और फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन इस Br को यहाँ से हटा देगा, और फाइनली क्या होगा, F Br की जगह पे आ जाएगा और CH3F बन गया आपका। अब देखो डायरेक्ट अगर हम बनाने की कोशिश करते, चलो ठीक है समझ में आ गया, CH3 Br AgF, बस क्या होगा यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट हो जाएगा, एक दूसरे का एक्सचेंज हो जाएंगे। फ्लोरीन Br को हटा देगा, Br उसकी जगह आ जाएगा। और इस रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सॉल्ट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि ब्रोमाइड बनाना और क्लोराइड बनाना आसान है, तो ब्रोमाइड और क्लोराइड आप बना लो, फिर उसको क्या करो, चाहे आयोडाइड बनाना हो तो आप NaI से उसको रिप्लेस करा दो, और अगर फ्लोराइड लगाना हो तो AgF ले लो, या इनमें से कोई भी फ्लोराइड, कोई भी मेटल फ्लोराइड ले सकते हो आप। वो क्या करेगा, आसानी से एक्सचेंज कर देगा। ये एक और रिएक्शन यहाँ पे देखिए, कोबाल्ट फ्लोराइड अगर मैं लेता तो यहाँ पे देखो, यहाँ Br को क्या करेगा, F रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये था इनडायरेक्ट मेथड। ये दोनों ही आयोडाइड और आपके फ्लोराइड बनाने के इनडायरेक्ट मेथड हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम बना नहीं सकते, वजह हम देख चुके हैं क्यों नहीं कर सकते ऐसा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारा है प्रिपरेशन मेथड, वो है सेंड मेयर रिएक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो अभी यहाँ पे उतना सीरियसली आप एक बार अच्छे से देख लेना इन सारी चीज़ों को, क्योंकि सेंड मेयर रिएक्शन हमें करीब 5 बार मिलने वाला है, और सबसे आखिर में यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे ऑर्गेनिक में, तो वहाँ पे कंप्लीट इसके बारे में डिटेल हमें डिस्कशन करना होगा, क्योंकि ये एक यूनिक मेथड है। यूनिक मेथड मतलब कि कभी भी अब तक जितना भी एरोमेटिक रिंग हमने देखा है, एरोमेटिक रिंग में हम लोगों ने हमेशा ही एक इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में सोचा है कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो आर्थो, मेटा या पैरा पे कनेक्ट हो जाएगा। समझ आई बात। लेकिन सेंड मेयर रिएक्शन हमें एक तरीका देता है, एक और रास्ता देता है कि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं। इसमें एक न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन पे अटैक कर सकता है, इस वाले कार्बन पे, ठीक है। लेकिन वो तभी कर पाएगा जब यहाँ पे कोई अच्छा सा लिविंग ग्रुप लगा हो। तो वो यहाँ पे देखो N2+ और X-, ये आपका डायजोनियम सॉल्ट कहलाता है। यहाँ पे ये जो ऊपर लगा हुआ है ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है यहाँ से, और बहुत ही ईजिली यहाँ पे कोई अटैक करेगा और यहाँ से ये टूट के क्या होता है, निकल जाता है। तो बेंजीन रिंग में कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अलावा हमने कुछ अभी तक देखा ही नहीं। पहली बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे आप देख रहे हो, लेकिन वो तब पॉसिबल हो पाया जब हम एक अच्छा सा लिविंग ग्रुप पहले बना लिए यहाँ पे, तभी जाके वो हो पाएगा, ठीक है। फिनॉल में क्या था, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता था, याद करो रेजोनेंस में, या इसी में देखो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और वो लोन पेयर कॉन्जुगेशन सिस्टम में होने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट कर रहा होगा। बात समझ रहे हो। तो ये ईजिली यहाँ से टूट नहीं सकता। आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल लाओगे, इस पर अटैक कराओगे, लेकिन ये टूटेगा नहीं। ये तब तक नहीं टूटेगा जब तक इसे हम तोड़ना और आसान ना बना दें। और यहाँ पे जब इसे नाइट्रोजन इस तरह से N2+ और X- लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ये, क्योंकि नाइट्रोजन एज N2 गैस यहाँ से निकल जाएगा और वो स्केप कर जाएगा तुरंत ही। समझ आई बात। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। When a primary aromatic or aliphatic amines is treated with aqueous mineral acid HNO2 with NaNO2, तो कुछ भी नहीं, हम लोग प्राइमरी अमीन लेते हैं, चाहे वो प्राइमरी अमीन लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे NH2 है, देखो ध्यान से, N से 3 बॉन्ड जुड़ सकते हैं, N से 3 बॉन्ड जुड़ते हैं ना इस तरह से। अगर 2 हाइड्रोजन हो और एक ही जगह पे R हो तो ये आपका प्राइमरी कहलाता है। अगर यहाँ पे भी R हो जाए तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, और अगर यहाँ पे भी R हो जाए तो वो टर्सरी अमीन हो जाएगा, ठीक है। ये टर्सरी अमीन हो जाएगा अगर तीनों जगह R लगा दोगे। तो अगर हम प्राइमरी अमीन लें, चाहे वो एरोमेटिक वाला हो चाहे वो एलिफैटिक वाला हो, यानी कि RNH2 भी, ठीक है, और उसका हम रिएक्शन किससे करा दें, NaNO2 + HX से। HX कोई भी हाइड्रोजन का हाईलाइट है, चाहे HCl ले लो, आप HCl ले लो, अच्छे से यहाँ पे Cl आ जाएगा, फिर N2+ Cl- आ जाएगा। अगर HBr लोगे तो यहाँ पे Br- आ जाएगा। समझ बात। NaNO2 + HX अगर हम ये रिएक्ट कराते हैं तो इससे एक कंपाउंड बनता है जो ब्राउन कलर का होता है, बिल्कुल चूर्ण पाउडर जैसा, एकदम से पाउडर नहीं, बस चूर्ण है ये आपका, जो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन या ब्लैक, हल्का ब्लैक में, आसानी से आपको मिल जाएगा ये लैब में, ठीक है। इसे आप क्या बोलते हो, डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइट बोला गया इसे। ये एक साल्ट है, ठीक है। अब ये सॉल्ट बनाने के लिए हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं। रिएक्शन तो हमारा यहाँ से नहीं शुरू है, ये तो बस सॉल्ट बन गया। अब इस सॉल्ट में अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन लगाना चाहें या यहाँ पे क्लोरीन लगाना चाहें या ब्रोमीन लगाना चाहें तो उसी के अकॉर्डिंग रिएजेंट लेके उसका रिएक्शन कराते हैं इस बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का। ये जो प्रोसेस था यहाँ से यहाँ तक, ये जो आपने देखा, ये सिर्फ और सिर्फ डाइजोनियम साल्ट के प्रिपरेशन तक की बात थी। तो अगर हम डाइजोनियम साल्ट ये वाला कंपाउंड लेते हैं और फिर इसका रिएक्शन Q+ क्लोराइड से करा दो, आप Q+ हाइलाइट से करा दो, जैसे यहाँ पे मिक्सिंग द solution of freshly prepared diazonium salt with Q+ chloride or Q+ bromide results in the replacement of the diazonium group by Cl or Br, यानी कि ये वाला पूरा ग्रुप क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है इस X से ये वाला जो X है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये पूरा टूट के निकल जाएगा। ये वाला जो X है वो इस कॉपर के साथ पहुँच जाएगा, समझ पा रहे बात को, ये चीज़ इसके साथ आएगा और नाइट्रोजन अकेला होके उड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये X आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन आपका निकल गया N2 गैस बन के, और साथ में क्या Cu2 और ये वाला X इसके साथ भी आ जाएगा जो बच जाएगा यहाँ पे साइड में, ठीक है। यहाँ पे आप Cl लोगे, यहाँ पे अगर Br ले लिए तो वो Br यहाँ पे आ जाएगा और Cl क्या होगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये बात ध्यान रखो कि जो इसके अंदर हाइलाइट्स होगा वही हाइलाइट आपका इस एरोमेटिक रिंग पे पहुँचेगा। समझ रहे हो ना बात को। अगर यहाँ पे ब्रोमाइड है और यहाँ पे क्लोराइड है तो जो कंपाउंड आएगा वो क्लोरो वाला आएगा। क्लियर हो रही है बात। जो यहाँ पे होगा वही रिप्लेस करेगा इस वाले से, यहाँ इस पॉइंट पे। तो यही रिएक्शन आपका क्या है, सेंड मेयर रिएक्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस देखो ये वाला जो कंपाउंड है आप इसे ध्यान रखना, ये डाइजोनियम साल्ट है एक, ठीक है। ये क्या है, डाइजोनियम साल्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इससे हम लोग बेंजीन का कोई भी कंपाउंड्स बना सकते हैं, आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो एक बार यहाँ पे आपके सामने आया है तो आप इसे अच्छे से देख लोगे और इन सारी चीज़ों को पहचान लोगे ताकि आगे दोबारा मिले तो हम इसे आसानी से समझा पाएँ, ठीक है। तो अब Q+ हाइलाइट से किया गया तो हाइड्रोजन वाला आ गया। अब चाहो तो अगर आयोडीन से इसको रिएक्शन कराएं
पोटेशियम आयोडाइड से इस डाइजोनियम साल्ट का, देखो प्लस माइनस मैंने नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, वो स्ट्रक्चर में प्लस माइनस आ जाता है, यहाँ पे आप नहीं दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये प्लस होता है, जब भी नाइट्रोजन 4 बार से जुड़ेगा तो प्लस ही होगा उस पर, ठीक है। और एक्स क्या है यहाँ पे माइनस है। तो अगर इसे हम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करा दें डाइजोनियम साल्ट का, पोटेशियम आयोडाइड को बस सिर्फ सेक कर दें, थोड़ा सा हिला दें उसमें डाल के, ठीक है, बिना किसी हीटिंग के या बिना किसी इस तरह के रिएजेंट के, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, तो डायरेक्टली इस ग्रुप को हटा के यहाँ पे आयोडीन को क्या करेगा, लगा देगा, और साथ में N2 गैस एंड KX। तो आप देख लो ये है आपका डाइजोनियम साल्ट। ध्यान दो कि ये जितने भी रिएक्शन आपने पढ़े हैं, जितने भी रिएक्शन आपने पढ़े अब तक इस चैप्टर में, वो सारे के सारे रिएक्शन रिपीट होंगे लगभग हर चैप्टर में। समझ पा रहे हो ना बात को, लगभग हर चैप्टर में रिपीट होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि पहला चैप्टर अगर हम लोग कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, पहला कंप्लीट हो जाए, अगर प्रिपरेशन मेथड ये कंप्लीट हो गया हमारा, अगर पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो सेकंड चैप्टर जो हमारा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है, ठीक है, उसके 50% प्रॉब्लम या 50% रिएक्शन आपको पहले से ही आ रहे होंगे। और जब सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे तो थर्ड चैप्टर के कम से कम 60% रिएक्शन आपको पहले से ही आ रहे होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक होते गए, यही सारे रिएक्शन आपको आगे भी मिलने वाले हैं। समझ लो बात को, बशर्ते उनका यूज अलग अलग ढंग से होने वाला है। क्लियर हो गई बात? इसलिए बिल्कुल सीरियसली लेके इन सारी चीज़ों को अभी से आप इस तरह से प्रैक्टिस करो कि ये याद हो जाए। अब इतनी बार आएगा, अभी अगर याद हो जाएगा तो समझ लो कि सारे चैप्टर के आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन तैयार करते चल रहे हो एक साथ। समझ में आने बात? शुरू के 3 चैप्टर अगर हम पढ़ लें तो फिर कोई भी नया रिएक्शन नहीं मिलेगा। अगले 7 चैप्टर तक हमें सारे यही रिएक्शन आपको रिपीट होने वाले हैं, बार बार रिपीट होंगे। उनका यूज अलग अलग ढंग से होगा, अलग अलग रिएजेंट लोगे, लेकिन रिएक्शन का टाइप वही रहने वाला है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ तक हो गया हमारा ये प्रिपरेशन मेथड हमने देख लिया, एल्काइल हैलाइड का और हाइलोएरिन्स का, दोनों का ही प्रिपरेशन मेथड इसमें आ गया। तो आप देख लो कैसे कैसे बना, एल्कोहल से बना है ना, एडिशन रिएक्शन से बना, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन से बना, ये सारी चीज़ें देख लें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बना, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से बना। तो 6-7 तरह के हैं ना, टोटल 7-8 मेथड हैं ये, अच्छे से देख लेना, इनको बार बार रिपीट होंगे इसलिए अच्छे से। अब कुछ क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करो इनके बेसिस पे, जैसे ये रहे, आप अटैम्प्ट करो। ये इंटेक्स क्वेश्चन है 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, ये इंटेक्स क्वेश्चन, और एग्जांपल आप चेक कर लो 10.4 एंड 10.3। तो इतना काम कर लो आज के लिए, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा रहेगा वो क्या है, प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड हाइलोएरिन्स। तो यहाँ से तो इसमें देखो दो ही, हर चैप्टर में जितने भी ऑर्गेनिक हैं उन सब में यही होने वाला है। हर बार हम लोग प्रिपरेशन मेथड देखेंगे और फिर क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। और प्रॉपर्टीज़ में भी 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से हमें नहीं मिलेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हमें आना चाहिए। समझ आई बात? तो दोनों ही हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दोनों देखेंगे। चलो यहाँ तक आप कंप्लीट करो आज।